ठीक है, तो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये चीज नजर आती है कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग किया, बनाए, जिन्होंने आगे दीन के लिए बहुत ज्यादा काम किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकायदा, अब इस पे डिबेट हो सकती है क्या हम असहाब सुफा को एक यूनिवर्सिटी कहें या ना कहें, लेकिन बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स इस चीज के फेवर में जाते हैं कि हम असहाब सुफा को भी एक यूनिवर्सिटी कह सकते हैं और इस्लाम की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की फर्स्ट यूनिवर्सिटी की फाउंडेशंस रखी। ठीक है। अब आपके अगर दिमाग में ये क्वेश्चन है कि भाई असहाब सुफा वाकई में एक यूनिवर्सिटी थी या नहीं थी, आप काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो, मतलब मैंने भी ये चीज सोची थी जब मैं ये सवाल प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में मिले थे। जैसे कि डेडिकेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, असहाब सुफा में ये चीज थी। एक चीफ एजुकेटर होना चाहिए, जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब सुफा में चीफ एजुकेटर थे। एक वेल डिफाइंड करिकुलम होना चाहिए, तो हाँ, इसमें बिल्कुल एक डिफाइंड करिकुलम था। उतना शायद ना एडवांस हो जिस तरह की आजकल की यूनिवर्सिटीज में होता है, लेकिन बहुत हद तक वहां पे एक वेल डिफाइंड करिकुलम था। वहां पे क्या उन्होंने स्कॉलर्स प्रोड्यूस किए, टीचर्स प्रोड्यूस किए, लीडर्स प्रोड्यूस किए? हाँ, बिल्कुल प्रोड्यूस किए। और इसमें मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ये आपको नोट शेयर हो जाएगा। अच्छा, क्या वो एक मॉडल था फ्यूचर इस्लामिक यूनिवर्सिटीज के लिए? हाँ, बिल्कुल एक मॉडल था। अच्छा, ये वो सारी एग्जांपल्स हैं जिससे ये बात प्रूव होती है कि असहाब सुफा एक यूनिवर्सिटी का दर्जा, हम या एटलीस्ट आर्ग्यू कर सकते हैं कि इस्लाम की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी। ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा कलीदी किरदार किसका था इसको बनाने में? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेटर्स, या ही वॉज द ग्रेटेस्ट एजुकेटर इन इस्लाम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद, अच्छा, पहले जमाने में होता क्या था, जो मसाजिद थी ना, वो सिर्फ इबादत के लिए नहीं इस्तेमाल होती थी। वहां पे आप देखेंगे कि फैसले भी हो रहे हैं, जुडिशल सिस्टम्स भी कायम हो रहे हैं। वहां पे वॉर स्ट्रेटेजीज भी बन रही हैं। वहां पे एजुकेशन सेंटर्स भी कायम हैं। वहां पे निकाह निकाह तो अब भी पढ़ाए जाते हैं मसाजिद में, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हुआ करती। ठीक है। तो एक जो बहुत प्रोमिनेंट एक्टिविटी थी, वो ये थी कि मॉस्क्स जो थे ना, वो एजुकेशन सेंटर्स थे। ठीक है, उस जमाने में। और इसमें अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो किरदार था वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। ठीक है, मस्जिद नबी इसकी बहुत ज्यादा प्राइम एग्जांपल है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन सेंटर्स जो है ना, वो भी कायम किए दूसरी अलग अलग जगहों पे। सही है, इसमें इसकी एग्जांपल्स भी गिवन है। कुफा और बसरा में जो है ना, स्कूल्स कायम किए गए, जहां पे वो सारी एजुकेशन जो भी मैंने आपसे डिस्कस की प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से, पहले कुरान एंड सुन्ना, एंड देन कैरेक्टर बिल्डिंग, एंड देन फाइनली जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो इम्पार्ट की जाती थी। ठीक है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे और इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। तो उसकी हमें चार एग्जांपल्स यहां नजर आती हैं। ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सवाल आए, तो आप इन पे चार अलग अलग पैराग्राफ्स ले सकते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स, अगर आप चाहें। अगर आप एक में करना चाहें तो भी ठीक है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसके बाद बात आती है इंटेलेक्चुअल। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं अपना चार्जर कनेक्ट कर लूं। अच्छा, अब हम किस पे थे? इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी पे। देखें, आपको काफी सारे ऐसे टीचर्स मिले होंगे, या मुझे तो एटलीस्ट मिले थे, जो कि एक अच्छी टीचर होने की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। कि फर्ज करें कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती, ठीक है, तो आप, यू शुड बी ब्रेव इनफ टू से कि हाँ, ये मुझे चीज नहीं मालूम। ठीक है, या ये मैं मालूम करके फिर आपको जवाब दूं। ठीक है, इतनी करेज हमें कम टीचर्स में नजर आती है।
सही है। तो ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थी जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी में थी। इसकी काफी सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। एक एग्जांपल ये आपके सामने लिखी हुई है, ये आपको मिलेगी। ठीक है, क्या एग्जांपल है? I was second the messenger the prophet sallallahu alaihi wasallam। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने इनहेरिटेंस के बारे में सवाल किया। अब तब तक जो है ना वो आयत नहीं नाजिल हुई थी इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो उस वक्त तक जब तक वो आयत नहीं नाजिल हुई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब नहीं दिया। ठीक है, फिर जब वो आयत नाजिल हुई तब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस बारे में जवाब दिया। ठीक है, तो इस चीज से हमें क्या उनकी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी नजर आती है। ठीक है, मतलब वो आज के टीचर्स की तरह नहीं थे कि अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो फिर भी आपने जवाब देना लाजमी है। इस तरह नहीं, मतलब करना भी नहीं चाहिए। और फिर ये सीरा की भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आप इस चीज से रिफ्रेन करें। अच्छा, नाइदर डेप्रिकेटिंग नॉर ओवरवेलमिंग। अच्छा, आपको, वैसे मैं टीचर्स को बुरा भला कह रहा हूँ, ऐसे कहना नहीं चाहिए। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन चले हम लोग शायद कोई ऐसे टीचर होते होंगे जो कि स्टूडेंट्स की बेइज्जती करते होंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी को नहीं आती, ठीक है, तो उसको उस चीज़ ये नहीं कि उसको पढ़ाएं या समझाएं, उसको बेइज्जत करेंगे कि तुम्हें ये चीज़ नहीं आती। या अगर उनको क्लास में ये भी अनाउंस करें कि जिसको जो सवाल है वो लाजमी पूछें, और फिर एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करेंगे कि कोई कोई सवाल ही ना पूछे। ठीक है। अच्छा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा ओवरवेलमिंग। अच्छा, कुछ टीचर्स आपने ऐसे भी देखे होंगे कि अगर किसी टॉपिक पे उनको कमांड है, या आपकी गैदरिंग में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अगर किसी चीज के बारे में कोई नॉलेज है ना, तो वो सिर्फ उसको उतना नहीं बताएंगे जितनी आपकी जरूरत है, जितनी वहां बात की जाने की जरूरत है। वो बताते जाएंगे, बताते जाएंगे, बताते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो शायद शो करना चाहते हैं कि हमें देखें इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। इवन टीचर्स में ये चीज नजर आती है। तो ये दोनों क्वालिटीज जो थी ना, इनके बरक्स थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी। ठीक है, हम इस हदीस को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि किस तरह। ऑन वन, एक सेकेंड, ऑल टीचर्स आर ग्रेट डीमोटिवेट। सर, ऑल टीचर्स बच्चों को अप्रिशिएट करना भी अच्छा नहीं समझते, डीमोटिवेट। अच्छा सर, आप बेस्ट हैं, यू विल ऑलवेज रिमेंबर यू। अच्छा, थैंक यू। अच्छा जी, फिर हाँ, ऑन वन ओकेजन अ मैन सैट एट द बैक ऑफ द मॉस्क विदाउट ऑफरिंग प्रेयर। द प्रॉफिट peace be upon him, inquired about his reason, to which the man replied that he could not find water for ablution. Instead of reprimanding him for missing the prayer, the Prophet, peace be upon him, simply instructed him to perform tayammum without burdening him with unnecessary details at that moment. अच्छा, अब देखें, पहली बात तो एक नमाज हो गई। अब नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए थे, तो उन्होंने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को देखा कि वो बैठा हुआ और उसने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी। ठीक है, बजाय इसके कि वो उस पर गुस्सा हो। ठीक है, मैं आपको एक ना इस पे एक किस्सा भी सुनाता हूँ अपना। मैं शायद 3-4 क्लास में था, तो जमात के साथ मैं नमाज पढ़ने आता था। तो मैं पहली सफ में जनरली खाली मिल जाती थी, तो मैं उसमें पढ़ लेता था। तो इस तरह चलता था। अब एक दफा क्या हुआ कि एक साहब ने मुझे वहां से हटा के पीछे खड़ा कर दिया। सही है, अब मसाजिद में होता है, आज भी होता है। और समझ भी आती है ये चीज, क्योंकि बच्चे जो है ना वो छोटे वहां पे शोर करते हैं, या फिर दूसरों की नमाज में खलल डालते हैं। इसलिए काफी मतलब बुजुर्ग हजरात, या ये इवन इमाम साहब भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उन्हें पीछे खड़ा कर दें। ठीक है, तो मुझे भी जो है, हालांकि मैं शोर वगैरह नहीं कर रहा था उस टाइम पे, कुछ भी नमाज पढ़ रहा था। तो उन्होंने जो है ना वो पीछे खड़ा कर दिया, और पीछे जो है ना और कोई था नहीं जमात में। तो अब तब शायद मैं वो 3-4 क्लास में था, और मुझे वो चीज़ इतनी बुरी लगी थी कि फिर मैंने काफ़ी कोई 2-3 महीने उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी थी। मेरे मोहल्ले की मस्जिद थी, और बल्कि बाजमात ही मैंने जो है ना वो नमाज शायद 2-3 महीने नहीं पढ़ी थी। किसी और मस्जिद में अगर जुम्मा होता था या और नमाज किसी जगह पे जाके मैं पढ़ लेता था। तो मतलब अब मैं तो खैर उस टाइम पे 3-4 क्लास में था।
एक बचकाना दिमाग था, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे साथ ना मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए था, क्यों मुझे जो है वो पीछे किया। और फिर मतलब जो भी थॉट प्रोसेस होगा तब, तो ये चीज उस वक्त शायद मुझे बुरी लगी। ठीक है, तो उसका क्या हुआ था, मैंने वही 3-4 महीने जो है ना वो फिर जमात से नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज अब मैं उनको नहीं कसूरवार ठहरा रहा जिन्होंने ये किया था। मैं बिल्कुल समझता हूँ उन्होंने एक गुड इंटेंशन में किया होगा, लेकिन मैंने एज अ चाइल्ड किस तरह रिएक्ट किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे डांटा नहीं, ठीक है, उस बंदे को। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात समझी और फिर उसे बताया कि तुम तयम्मुम कर लो। अच्छा, उसके बाद भी ना उन्हें पूरा तरीका नहीं बताया कि तयम्मुम किस तरह होता है किस तरह नहीं होता सारा कुछ, क्योंकि जब मैंने हदीस पढ़ी थी उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम, पता चल गया था उसके एक्सप्रेशन से कि इसको तयम्मुम का तरीका पता है। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीजें नजर आई। एक तो उन्होंने डेप्रिकेट नहीं किया, उसे किसी भी तरीके से बुरा नहीं फील होने दिया, उसकी बेइज्जती नहीं की। ठीक है, उसकी बात समझी और उसके बाद फिर उसको गाइड किया कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और इसकी हमें और भी वैसे बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि जहां पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बंदे को उसकी समझ के मुताबिक जवाब दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक हदीस मुझे थोड़ी सी क्लिक कर रही है कि एक ही सवाल चार अलग अलग बंदों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था और चारों ही बंदों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग जवाब दिया था। और चारों ही बंदे जो है ना वो उनके जवाब से सेटिस्फाइड थे। क्यों? क्योंकि उनकी नॉलेज के मुताबिक या उनके लेवल के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया। ठीक है, ये आप हदीस ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो कहने का क्या मकसद है कि ना ही उनको ओवरवेलम किया अपनी नॉलेज से, ना ही उनको कम नॉलेज दी ताकि उसका काम ना पूरा हो सके। ठीक है, तो ये जो मैं आपको वो चार बंदों वाली एग्जांपल दे रहा हूं उसमें, और यहाँ पे भी हमें इससे ये दोनों चीजें मतलब सिग्निफाई होती है। अच्छा, मैसेजेस आए हैं क्या भाई? बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, बच्चे आखिरी स्टॉप में रेसलिंग खेलते हैं। हाँ यार, रेसलिंग खेलते हैं, बिल्कुल ऐसे होता है। सर कुछ टीचर्स अच्छे बच्चों को अप्रिशिएट करना भी अच्छा नहीं समझते। डिस्क्रिमिनेशन रमजान के महीने रिलेटेड था सवाल। बच्चा आखिरी स्टॉप में। अच्छा, अच्छा चलें, अब मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ। द प्रॉफिट्स हैंड्स ऑन अप्रोच। अच्छा, ये आप हदीस पढ़ लीजिएगा। इसमें बेसिकली ये बताया गया है और ये आपको बहुत ज्यादा इस पे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, जर्नल्स में रिसर्च भी मिल जाएगी। जब जहां पे ये चीज बताई गई है कि जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज को करते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, वो एक लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग देती है आपको। इससे रिलेटेड भी काफी सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी आपको। एक एग्जांपल मैंने दी है कि एक बच्चा जो है उसको स्किन करना था एक शीप को। ठीक है, काटना था, स्किन काटनी थी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उसको वर्बली नहीं बताया, उसको करके बताया। तो फिर इससे हमें क्या पता चलता है कि एक और कैरेक्टरिस्टिक है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज अ टीचर, कि वो सिर्फ वर्बली नहीं बताते थे चीजें, वो करके दिखाते थे ताकि एक लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग हो सके। ठीक है, और ये वैसे भी एक अच्छे टीचर की मिसाल होती है। और अगर आप YouTube पे भी लेक्चर्स देखें या और जगह लेक्चर देखें, जब आपको प्रैक्टिकली कोई चीज करके दिखाई जाती है या आपसे करवाई जाती है तो आपको बेहतर तरीके से समझ आती है वो चीज। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अच्छा, इसके बाद द प्रॉफिट्स यूज ऑफ क्वेश्चनिंग। अच्छा, ये वो टेक्निक है जो भी मैं भी बड़ी कोशिश करता हूं कि इसको अपनाऊं, कि क्वेश्चनिंग करूं अपने लेक्चर्स में ज्यादा से ज्यादा और लोगों को इंगेज करूं। क्योंकि जब आप इंगेज होते हैं, जब आपसे कोई क्वेश्चन होता है ना, तो ज्यादा बेटर ग्रास्पिंग होती है। और एक सेकेंड, और आप बेहतर तरीके से चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? सोक्रेटिक डायलॉग अप्रोच। ठीक है, अच्छा, इस पे ना आपको ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से भी जो है ना वो आपको रिसर्चेस मिलेंगी, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है जहां पे ये इस बात को प्रूव करते हैं कि जब आपसे क्वेश्चन करके आपसे आगे बढ़ाया जाता है ना किसी भी टॉपिक को, तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप इस पे जर्नल्स पढ़ें मतलब रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे ना जर्नल्स के, तो
दो ग्रुप्स थे, एक ग्रुप को वैसे ही एक लेक्चर दे दिया गया था विदाउट इंटरेक्शन, विदाउट पोजिंग क्वेश्चंस। तो उसका जो लर्निंग लेवल था, उन्होंने अपने तरीके से लेवल्स डिफाइन किए हुए थे, वो कहीं लाई कर रहे थे 40 to 60% के बीच में। और जब उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, उनको इंगेज किया गया अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों को, तो उनका जो वो जो लेवल था, जो कि पहले 40 से 60% के बीच में आ रहा था, वो 70 से 85% के बीच में आया था। तो कहने का मकसद है कि आप लोगों को अगर इंगेज करेंगे विद द यूज ऑफ क्वेश्चंस या और दूसरी टेक्निक्स जो कि हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में भी नजर आ रही हैं, तो वो बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो हदीस है वो ये है कि इफ वन ऑफ यू हैड अ रिवर एट हिज डोर एंड बाथ इन इट 5 times a day, वुड एनी डर्ट रिमेन ऑन हिम? ठीक है, ये नमाज में भी मैंने ये हदीस इस्तेमाल की हुई है, तो वहां भी आपको आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, खैर, व्हेन दे रिप्लाइड नो ही एक्सप्लेन्ड, और उसके बाद जो है ना, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात की। तो खैर, आप इस हदीस को ना यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपको ना काफी सारी अहदीस ऐसी मिलेंगी जहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से सवाल करते थे। ठीक है, और फिर वो अपनी बात कहते थे। वो डायरेक्टली भी अपनी बात कह सकते थे, लेकिन एक अच्छे टीचर का शेवा होता है कि वो अलग अलग टेक्निक्स अपनाए टीचिंग की, टू मेक देयर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेटर। और क्वेश्चनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ठीक है। अच्छा, अभी बस 2 स्लाइड्स रह गई हैं। टीचिंग थ्रू रेपिटेशन एम्फेसाइजिंग की लेसन्स। अगेन ये एक टीचिंग टेक्निक है जो कि बहुत सारे आपको इस पे भी आर्टिकल्स और जर्नल्स में, रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। क्या है टेक्निक ऑफ रेपिटेशन? एक बात को बार बार दोहराना। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उससे और ज्यादा एम्फेसिस देना और एम्फेसिस देके दोहराना। ठीक है, और इस हदीस से हमें ये चीज एग्जाम्पलीफाई होती हुई मिलती है। क्या हदीस? बाय अल्लाह ही डज नॉट बिलीव, बाय अल्लाह ही डज नॉट बिलीव, बाय अल्लाह ही डज नॉट बिलीव। और फिर लोगों ने पूछा, या सहाबा ने पूछा कि कौन? द वन हुज नेबर इज नॉट सेफ फ्रॉम हिज हार्म। ठीक है। तो ये फिर से हमें एक और एग्जांपल मिल गई जहां पे रेपिटेशन का इस्तेमाल करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को चीजें समझाने की कोशिश की। अच्छा, टीचिंग थ्रू बॉडी लैंग्वेज पावरफुल विजुअल लेसन। ठीक है। अब अगेन इस पे और ज्यादा काफी ज्यादा हदीस हैं, और जिन्होंने भी सवाल किया था कि आप कैसे कलेक्ट करते थे, तो मैंने बताया भाई, यूट्यूब के लेक्चर्स हो गए, किताबें हो गई, रिकमेंडेड बुक्स हो गई, वहां से मैंने निकाल के हदीस कुछ उठाई। ये वो हदीस हैं जो कि ना मुझे थोड़ा सा पहले भी मैंने पढ़ी हुई थी, और कोई इनका मुझे सेंस था, तो मुझे याद करने में आसानी होती थी, फिर मैं वो शॉर्टलिस्ट कर लेता था। ठीक है, वरना इससे बेटर एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगी जहां पे ये जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है ना टीचिंग वाली चीज ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जाम्पलीफाई हो सकती है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मुझे हदीस आती थी, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। ये भी गलत नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है इससे ज्यादा आपको रेलेवेंट हदीस मिल जाएंगी जो इस हेडिंग के अंडर आ सकें। लेकिन अगर आपको ये भी याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हदीस क्या है? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam not only conveyed knowledge through words but also reinforced his teachings with gestures, making lessons more impactful. One such example is when he emphasized the high status of those who care for orphans. He said, I and the one who takes care of an orphan will be like this in paradise. अच्छा, किस तरह? और उन्होंने फिर अपनी 2 उंगलियां जो है ना वो आगे की। कौन सी? हेल्ड अप इज इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर। कि जो ऑर्फन्स हैं उनका ख्याल रखेगा जो भी बंदा, वो कयामत के दिन वो ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं, मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां। ठीक है, तो इससे हमें क्या नजर आया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बॉडी लैंग्वेज की टेक्निक का भी काफी इस्तेमाल किया अपनी टीचिंग में। लास्ट स्लाइड है, फोकसिंग ऑन प्रेपरेशन नॉट प्रिडिक्शन। अच्छा, फिर वही बात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे किस बंदे को किस तरीके का जवाब देना चाहिए और किस टाइम पे क्या जवाब बेहतर है। एक दफा एक सहाबा ने पूछा कि कयामत कब आएगी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये नहीं बताया कि कयामत कब आएगी, उसकी निशानियां नहीं बताई। हमें अहदीस में मिलती हैं कि कुछ मौकों पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां भी बताई हैं,
लेकिन इस दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर क्या समझा, उसको एक और सवाल पूछा कि उसके लिए तुमने तैयार क्या किया है। ठीक है, तो ये चीज वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उससे ना, ये क्वेश्चन करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस वक्त हमने उस वक्त ये जो सरमन है, ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त वो आखिरत के बारे में चल रहा था, और आखिरत के लिए हमें करना क्या चाहिए उसके बारे में चल रहा था। तो उस वक्त ये ऐप था। तो इसको हम किस तरह ले सकते हैं कि मौके की मुनासिबत के हिसाब से टीचर अपने आंसर्स फ्रेम करता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक हमें हुजूर के वसल्लम में बहुत ज्यादा हद तक मतलब बहुत ज्यादा नजर आती थी। ठीक है, और उसको इस चीज से आप एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा टॉपिक तो यहाँ पे एंड हो गया। इसमें आपको कोई 8-10 जो है ना वो एग्जाम्पल्स इस तरह की मिल जाएंगी जो कि मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा 5 हदीस मिल गई आपको, 4 जो है ना आपको आयात मिल गई। अब इससे आपका एजुकेशन का भी सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा, इससे आपका सीरा और एजुकेशन का भी सवाल मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरा एज एन एजुकेटर भी अटेम्प्ट हो जाएगा। और इसके बारे में ना एक हदीस, मैं वो क्वेश्चन आपको फिर शेयर कर दूंगा। एक हदीस पूरी ना एज अ क्वेश्चन आया करती थी 90s में और 2000s के पेपर में। तो वो वाले जब मैंने अपने नोट्स बनाए थे ना, तो मैंने उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये सवाल मतलब ये पूरी अपने नोट्स बनाए थे। तो पास पेपर के तो सारे सवाल आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, सिलेबस के भी आपके जो है ना वो सवाल अटेम्प्ट हो जाएंगे इससे। और अगर थोड़ा सा हटके सवाल आया तो भी मुझे यही उम्मीद है कि अगर आपने ये सारा अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है लेक्चर, और इसमें तो एग्जांपल्स ऐसी हैं कि एक दफा आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। और आप निमोनिक्स बनाएंगे तो उसका एक वर्ड भी याद आए तो पूरी आपको चीज याद आ जानी चाहिए। और बाकी कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ लें। इफ इन केस वी डिड नॉट रिमेंबर द नंबर एंड वी नो दैट दिस हदीस फ्रॉम सही अल बुखारी, तो आप लिख दें सही अल बुखारी अगर आपको नंबर नहीं याद। हाँ, नोट्स मैं आपको ये आज ही सेंड अभी अभी कर देता हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर के साथ शेयर कर लूंगा, ये वो आपको शेयर कर देंगे। आप शायद आप लोग का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें कोऑर्डिनेटर ने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। कोऑर्डिनेटर को आप बोल दीजिएगा, उनके पास नोट्स हैं, वो शेयर कर देंगी सेकंड और थर्ड वाले भी। सर, कैन वी यूज सेम आयत एंड हदीस इन मोर देन 2 क्वेश्चंस इफ एप्लीकेबल देयर? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं आप। वैसे जनरली जो सवाल आते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो सेम नेचर के ना हो, लेकिन अगर इस तरह के सवाल आए हैं तो आप कर सकती हैं। और सर कल 2 क्लासेस होंगी, हाँ जी कल 2 क्लासेस होंगी, 10 to 12। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरे फिक्स 10 बजे हम क्लास शुरू कर लें। सर रिसेंट लेक्चर की, हाँ आज आज वाले लेक्चर की मैं बस अभी ये एक सेकंड लेक्चर एंड करके मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। Are you sure you want to stop recording? If yes, you will receive it.